अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, रशियन एक नॉवेलिस्ट था जो नावल लिखता था, टॉल्स्टॉय। उसने एक बार लिखा था कि अगर किसी रात अचानक कोई पेंडेमिक आ जाए और उस स्पेशल पेंडेमिक में दुनिया के सारे बादशाह, नवाब, राजे महाराजे, रईस, जागीरदार, सेठ, साहूकार, अमीर लोग, सरमायादार, वकील, बैरिस्टर अगर सब मर जाएं तो भी इस दुनिया के सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई पेंडेमिक आ जाए जिसमें किसान, जुलाहे, लोहार, बढ़ई, धोबी, दर्जी, बिल्डर, मतलब जो मजदूर होते हैं, तेली, नाई, सफाई कर्मचारी, गोले गडरिए, कोचवान, कुल्ली, मजदूर, ड्राइवर वगैरह अगर मर जाएं तो ये दुनिया किसी काम की नहीं रहेगी। और ये हकीकत है। आज यूरोप में भी जो माइग्रेंट्स के हवाले से चीज़ें चल रही हैं तो उसका जो नेगेटिव पहलू है वो तो समझ में आता है कि वो माइग्रेंट्स की बदमाशी और जो है, लेकिन एक बात याद रखने की होगी कि जो जॉब्स माइग्रेंट्स कर रहे हैं उस कीमत पे लोकल इंडिजीनियस यूरोप और इंग्लैंड में करने को तैयार नहीं है। अब एक मिसाल है कि बड़ी मैंने भी क्रिटिसिज्म की और कहा जा रहा है कि न्यू ईयर नाइट पे और क्रिसमस नाइट पे पूरी हर जगह आप जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी पे जो मतलब पुलिस नहीं लेकिन जो एक पार्किंग में सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे जो मेले लगे थे और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इस तरह फूड डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट्स में आप जाएं तो ये सब फॉरेनर थे। तो इसलिए थे कि गोरे इस प्राइस पे करने को काम तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल उसका एक नेगेटिव पहलू ज़्यादा खतरनाक है जिस पे मैं डिटेल में बताता रहता हूँ। अजीज दोस्तों, 2 साल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 57 फॉरेन ट्रिप किए और पाकिस्तान आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। मतलब टूरिस्ट बन गए हैं। अब कुछ दिन पाकिस्तान में रह के फिर निकल पड़े हैं तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, इनकी डेस्टिनेशंस भी लिमिटेड है। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, ईरान, इमारात, सऊदी अरब, चाइना, ये इसकी डेस्टिनेशन है। इस दौरान सिर्फ अमेरिका वो यूनाइटेड नेशंस का सेशन अटेंड करने गए, बाकी लंदन जाते रहते हैं। ज़ाहिर है इनका अपना घर है, इनकी सारी प्रॉपर्टियां उधर हैं, बेटे सारे उधर बिजनेस करते हैं, तो ये है। अब 2026 में ये टीम पाकिस्तान को लीड करेगी और पाकिस्तान को जिस तेज़ी से तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं तो अच्छा ही है कि ये टीम लीड कर रही है। अजीज़ दोस्तों, आतिफ मियाँ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन अहमदी हैं, इसलिए पाकिस्तान में इनका गुजारा नहीं है। इमरान खान ने इनको एडवाइज़र इकोनॉमिक बनाया था इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, कि उनके पास बड़ा अच्छा अनुभव भी है और विजन भी है। लेकिन इतना बैकलैश आया इमरान खान को मौलवियों की तरफ से कि उसको मना कर दिया गया और वो इंग्लैंड में ही रहा। उन्होंने अभी कहा है कि पाकिस्तान एक रेजिम चेंज के बगैर चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं और रेजिम चेंज से मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ को हटा के बिलावल को या मरियम को बना दो या इमरान खान को। वो कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम को चेंज करना मांगता है जिसमें मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप अब टोटल फेल हो चुकी है और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। देखिए, इकोनॉमी के बगैर कोई मुल्क चल नहीं सकता। भीख पे भी एक लिमिट की हद तक चला जाता है, लेकिन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री पाकिस्तान, इतनी बड़ी पॉपुलेशन भीख पे कब तक चलेगी, धोखेबाजी पे कब तक चलेगी कि इमारात को बेवकूफ़ बना के सऊदी अरब से ले लिए, सऊदी अरब को बेवकूफ़ बना के इमारात से ले लिए, अमेरिका को चूना लगा के चाइना की गोद में बैठ जाते हैं, चाइना को चूना लगा के अमेरिका की। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। मसला यह है कि पाकिस्तान की आर्मी समझती है कि हम पिछले 45-50 साल से दुनिया को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं तो दुनिया बेवकूफ़ है। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। आज अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप
पुचकारता है, आपको हड्डी फेंकता है। तो यही डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में अपने पहले टेन्योर में कहा था ना कि $33 बिलियन हमने पाकिस्तान को दिए वार ऑन टेररिज्म में, टेररिस्टों से लड़ने के लिए, लेकिन वो उसी पैसे से टेररिस्टों की मदद करता रहा अमेरिका के खिलाफ। तो दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, अमेरिका को भी पता है, लेकिन करंट सिनारियों में वो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। लेकिन कब तक दुनिया आगे बढ़ेगी? करप्शन का ये आलम है कि पहले तो आपको ये बता दूं कि 2025 के एंड में पाकिस्तान की स्टेट बैंक के पास फॉरेन रिजर्व में 12 अरब 90 करोड़ डॉलर थे, $15.9 बिलियन। इनमें 12 अरब डॉलर है ना, $12 बिलियन वो डिपॉजिट्स हैं जो लोगों ने, कंट्रीज ने जमा कराई हैं दिखाने के लिए कि इसको कपड़ा उपड़ा मार के साफ करके रखा करो। उसमें $5 अरब सऊदी अरब के हैं, $4 अरब चाइना के हैं और $3 अरब इमारात के हैं। तो $15 बिलियन में से $12 बिलियन तो दूसरों की डिपॉजिट्स हैं, यानी आपके पास $3 बिलियन हैं इतने बड़े कंट्री के। ऐसे में आपकी ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर पे आपने जंगें जारी रखी हुई हैं। ऐसे में आपने अपनी भाड़े की फौज इधर उधर भेजने के लिए, गज़ा में, सऊदी अरब में भेजने के लिए आपने रखी हुई है। कैसे काम चलेगा? करप्शन का आलम ये है कि बेनज़ीर भुट्टो जब एग्ज़ाइल में दुबई में थी तो ये आपके जो जर्नलिस्ट हैं ये गए थे मिलने के लिए बेनज़ीर भुट्टो से। तो कह रहे हैं कि मैं जब वहाँ बैठा था तो एक गाड़ी के आने की आवाज़ आई, तो बेनज़ीर ने कहा ओह गॉड हेल्प मी, अगर ये वापस एक बेंटली कार के साथ आया है तो मैं उसको गोली मार दूंगी। वो जरदारी के बारे में बात कर रही थी, इतना करप्ट था। I'll tell you another thing. When Benazir Bhutto was in exile in Dubai, I went to see her with a senior officer. I went as the note taker, and she lived in this $5 million palace on the Gulf, and we were sitting in the front room, the salon of the house, and we heard a car pull up, and she said, her exact words, "So help me God, if he came home with another Bentley, I'm going to kill him." Zardari, Yeah. her husband. And I said to my boss afterwards, she makes $60,000 a year. She lives in a $5 million house, and he has a collection of Bentleys. Aren't they ashamed of themselves? Like, how can they go back to Pakistan and look the Pakistani people in the face when their people don't even have shoes and enough food to eat? Like, I understand corruption is a problem there, but that level of corruption? Yeah. Come on. Well, those are the kinds of politicians that the Pakistani people have to deal with. ये करप्शन करते हैं और शर्म भी नहीं आती, और प्रेसिडेंट बना हुआ है। अजीज दोस्तों, ये आंकड़े मेरे पास आए कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स कौन हैं। तो चाइना 3.3 ट्रिलियन, अमेरिका 2.2 ट्रिलियन, जर्मनी 1.6 ट्रिलियन, भारत सिर्फ 432 बिलियन। मतलब सोचने की बात यह है कि इतना छोटा बेल्जियम 62 बिलियन, भारत से भी ज़्यादा है। इतना छोटा नेदरलैंड 935 बिलियन, भारत से डबल से भी ज़्यादा। तो परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि भारत बहुत लेट उठा है। 2014 तक तो भारत मरा हुआ पड़ा था ना, खानदान के खानदान रूल कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे भारत में, सेंटर में भी, और ऐसा एक करप्ट सिस्टम चला पड़ा था कि वो वक्त भी आया कि दुनिया की सबसे डेमोक्रेसी में म्यूजिकल चेयर चलती रही। वो वक्त आया था ना जब एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर एक गठबंधन ने डिसाइड किए थे। देवगौड़ा साहब बन रहे हैं, गुजराल साहब बन रहे हैं, तो वीपी सिंह बन रहे हैं, तो क्या पॉलिसी चलेगी। फिर आई एक चुपशाह जो कि
मौन व्रत रख के बैठे हुए थे मनमोहन सिंह साहब, ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जब आप अपनी सारी कैपेबिलिटी और एबिलिटी को सरेंडर कर देंगे किसी और एक खानदान जो कि हमेशा से भारत को नुकसान पहुंचाता रहा, तो फिर आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी का क्या फ़ायदा। तो भारत 2014 में उठा है और इसके बाद भारत बड़ी स्पीडीली आगे जा रहा है। मेरा सवाल ये था कि ये इतने बड़े एक्सपोर्टर में मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, चांद सितारे वाला हरा झंडा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मतलब आप ये देखें कि इतना बड़ा पाकिस्तान, लेकिन वजूद एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में नहीं है। इसी तरह लार्जेस्ट इकोनॉमीज की ये लिस्ट आई मेरे सामने मुसलमानों की। दुनिया का दूसरा पॉपुलस कंट्री है, सब बेस्ट आर्मी तो बेस्ट एटम बम तो फलान ढुमकान, लेकिन 10वें नंबर पे इजिप्ट जैसा करप्ट कंट्री भी पाकिस्तान से ऊपर, बांग्लादेश ऊपर, इतना सा यूएई ऊपर, नाइजीरिया टोटली डिस्ट्रॉयड कंट्री वो ऊपर, पाकिस्तान 10वें नंबर पे। तो किसी अच्छे काम में, किसी अच्छी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं आता। और इज्जत का यह है कि शहबाज शरीफ चाइना गया और उसने कहा कि मुझे 8 अरब डॉलर की, 8 बिलियन डॉलर की ट्रेन चाहिए। पाकिस्तान में ट्रेन को बढ़ाने के लिए 8 बिलियन डॉलर का यह पूरा प्रोजेक्ट चाहिए। चाइना वाले सोच रहे थे कि यार इनके पास जहर खाने को पैसा नहीं, ये और उधार लेने आ गए हैं, पहला उधार वापस नहीं कर रहे, वापस और उधार मांगने आ गए। फिर इसके 15 दिन बाद फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब गए कि प्लीज रीनेगोशिएट कर लें। अभी भी मोहम्मद औरंगजेब गए थे, एक मौका शहबाज शरीफ साहब ने मिस किया जब वो चाइना गए थे, जब तो आपको उस वक्त इनको बात करनी चाहिए थी, वो बात नहीं करी। इन्होंने जब मुझे अब नई ट्रेन और दे दीजिए, एक 8 बिलियन डॉलर आपने और उधार मांग लिए। वो चाइनीज सोच रहे थे कि यार तुम्हारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, तुम मजीद उधार लेने आए हो, पिछला उधार तो हमको वापस नहीं कर रहे हो, 540 अरब रुपए तो तुम पीछे आ गए हो। तो चाइनीज बोल रहे होंगे कि यार ये पाकिस्तानी को इदराक नहीं है, तकलीफ में, कितनी मुश्किल में। आई मीन सो वी हैव मेड क्लासिक एरर्स इन पाकिस्तान। और फिर उसके बाद एक मतलब आप सोचें कि हाउ बैड एन इंप्रेशन ऑफ पाकिस्तान गोल्स कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, पहले 15 दिन पहले शहबाज शरीफ और दीगर लोग जो है एक हाईवे के पैसे मांगते हैं और मना रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, एक ट्रेन के पैसे मांग रहे हैं 8 बिलियन डॉलर, उसका इनकार होता है। वापिस आते हैं 15 दिन बाद औरंगजेब जाते हैं और कहते हैं कि यार आप रीनेगोशिएट कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया। ये इनकी इज्जत है। अब दुनिया इनको घास डालने को तैयार नहीं है। अजीज दोस्तों, बात करेंगे कि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने चाइना के लिए डेवलप किया, ये क्या वो क्या। ये कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे को फ़ायदा होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये हाल था कि ग्वादर पोर्ट चाइना ने खरीद ली पूरी, पाकिस्तान का इसमें सिर्फ 9% शेयर है, 91% शेयर चाइना का है। इन एग्रीमेंट्स को सीक्रेट रखा जाता है, पार्लियामेंट में नहीं डाला जाता, ताकि हम लोगों को, हम जैसे लोग बता दें कि क्या सच है। कैसर बंगाली साहब ने ये पोल खोली है। जब ये खुफिया अग्रीमेंट्स होती है ना, तो वहाँ मसले होते हैं। जैसे ग्वादर का अग्रीमेंट किया, ग्वादर पोर्ट का जो रेवेन्यू का शेयर है पाकिस्तान का वो सिर्फ 9% है, 91% चाइना का है। तो जब ये अग्रीमेंट इंफॉर्मेशन के लिए आ जाती पार्लियामेंट में, तो इसमें जाहिर है शोर मचता, हम जैसे लोग इसको एनालाइज करके बताते हैं कि ये गलत है, ये हमारे फेवर में नहीं है अग्रीमेंट। जब ये खुफिया अग्रीमेंट करते हैं तो हमें शायद 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद पता चलते हैं कि ये अग्रीमेंट कैसे हो गया। तो अजीज दोस्तों, मतलब इस कंट्री का कोई हाल नहीं है। पॉलिटिक्स की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो खुद मानती थी कि उसका शौहर आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ा करप्ट है। जरदारी ने कहा था कि मैं लाहौर की सड़कों पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को गले में रस्सी डाल के घसीटूंगा और उनके पेट फाड़ के करप्शन का पैसा निकालूंगा। जबकि नवाज शरीफ ने, ये रऊफ़ कलासरा साहब बताते हैं कि नवाज शरीफ ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली एल्बम से उनकी पर्सनल फ़ोटोज़ निकलवा के अखबारात में छापी थी। उनकी
कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। जहां तक खवातीन की बात है, ये जमैमा खान के खिलाफ जो सारी कंपेन ये लीथल और गलीज किस्म की इन्होंने की थी। बेनजीर भुट्टो तो चलो थोड़ा सा आप अगर पीछे चले जाए ना, तो उनके खिलाफ जो इन्होंने घटिया चीजें की, हुसैन हक्कानी साहब ने जिस तरह का उस वक्त आके उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा के, और मुझे बड़े इनके क्रेडिबल सोर्स ने बताया, मेरे साहब आपको बताऊं कि हुसैन हक्कानी जो है, आपको शायद नहीं पता होगा, ये एक फैमिली एल्बम से बेनजीर भुट्टो साहबा की और उसकी नुसरत भुट्टो की तस्वीरें लेके आए थे, जो बाद में IGA ने छपाई थी। मैं आपको पूरा एक इसको चैलेंज करेंगे तो मैं उसका उस बंदे का नाम भी बताऊंगा और वो डट के आके इसको कंफर्म भी करेगा कि ये एक कराची की फैमिली से हुसैन हक्कानी जो हैं वहां से तस्वीरें निकाल के लाए थे बेनजीर भुट्टो साहबा की, एक उनके जाती फैमिली फंक्शन की, जो बाद में इन अखबारात में इन नवाज शरीफ साहब ने आके छुपाई थी। ये जो फैमिली की बात करते हैं बच्चियों की, ये मिसेस गोल्ड स्मिथ, चलो जमैमा तो मान लेते हैं इमरान खान की बीवी थी, उसको टारगेट किया, दुनिया जहां की बातें हुई, उसमें मुशाहिद हुसैन भी शामिल थे, उसमें सदीकुल फरूक भी थे, उसमें और भी बड़े बड़े आपके नाम शामिल थे, शरीफ लोग शामिल थे। ये बताए मिसेस गोल्ड स्मिथ पे बहुत कम लोगों को पाकिस्तान में पता है कि जमैमा की मां पे नवाज शरीफ ने मुकदमे करवाए थे। ये पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता, इन्होंने पर्चे करवाए थे जमैमा की मां पे। आज कहते हैं मरियम नवाज साहिबा, ये कैसे हो सकते कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो रज़िया सुल्ताना बनना चाहती है, बने, जरूर बने, लेकिन फिर आपको उसके साथ कुछ कंडक्ट भी है, कुछ वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ उसके साथ अटैचमेंट्स भी हैं, फिर आप उनको भी भुगते हैं। ये वो दो करप्ट खानदान जो एक दूसरे से लड़ते मरते थे, एक दूसरे को नंगा करते रहते थे, आज गले मिल के बैठे हुए हैं, क्योंकि अब उनकी अगली जनरेशन को आगे पाकिस्तान सौंप के जाना है ताकि वो लूटते रहें। बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, और उनके लिए आपस में गले मिल के खूब सब अच्छा है। अब ये दोनों एक दूसरे को करप्ट भी नहीं कहते, हालांकि अंदर से ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन मिलिट्री के पास क्या चॉइस है। इन दोनों की ही पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चलती रही है ज़ियाउल हक के मरने के बाद, और तब जब लगा कि अब इनको मज़ीद हम चांस नहीं दे सकते, 2 बार नवाज शरीफ को दिया, 2 बार बेनज़ीर को दिया, तो मुशर्रफ के ज़रिए आर्मी मार्शल लॉ लाई, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से भगा दिया एग्रीमेंट करके कि वो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में 10 साल तक हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन फिर वही कि मुशर्रफ के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री के पास और कोई चॉइस नहीं थी, बेनज़ीर को तो मार दिया, लेकिन उसके शोहर को लेके आए, वही पीपल्स पार्टी, वही नवाज शरीफ, वही मुस्लिम लीग नून। अब इन दोनों से तंग आके फिर इन्होंने इनको एक एक बारी दे के, पहले जरदारी और फिर नवाज शरीफ, फिर इन्होंने अपने एक नए लौंडे को ट्राई किया, इमरान खान को, कि इसके ज़रिए हम चलेंगे। लेकिन इमरान खान एक अजीब किस्म का आदमी था और इस वजह से वो चल नहीं सका। फिर उसको हटा के इन दोनों को लाए। आगे घुप अंधेरा नज़र आ रहा है, आगे कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही, आगे सब अंधेरा, बर्बादी और ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान अब इस 2026 में और क्या नए झंडे गाड़ता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।